हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल विज्ञान किंगडम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूं क्लास 9th की दूसरी वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ठोस द्रव गैस के अंतरों के बारे में। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठोस द्रव गैस में सबसे पहला पॉइंट होगा आकार के फेवर में। तो आकार ठोस का आकार निश्चित होता है, यानी कि ये अपने आप में ठोस है, इसका आकृति हमेशा निश्चित रहेगी। का आकार निश्चित नहीं रहता और गैस का आकार भी निश्चित नहीं रहता, फिक्स नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंटेनर में इनको रखते हैं वैसा ही लगभग इनका शेप आकार दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करेंगे आकृति की। तो ठोस की आकृति निश्चित होती है और द्रव की आकृति जैसा बर्तन वैसी होती है, यानी कि कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ठीक है, गैस की आकृति जैसा बर्तन अर्थात कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। गैस की और द्रव की कोई फिक्स आकृति नहीं मानी जाती, ना ही इनका कोई फिक्स आकार होता है, लेकिन इनकी एक चीज़ कॉमन रहती है तीनों के अंदर। तो एक ऐसा गुण है जो तीनों में समान देखने को मिलता है, कॉमन होता है। ये ठोस का आयतन निश्चित होता है, यानी कि जितना आपके पास ठोस है हमेशा उसका वेट उतना ही रहेगा। इसका द्रव्यमान, इसका आयतन, इसका आकार उतना ही बना रहेगा जितना अब है। ऐसा नहीं है कि कुछ देर बाद इसका आकार डिस्ट्रॉय हो जाए, अपने आप इसका आकार पिघलने लग जाए, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, जब तक कि आप कोई बाहरी क्रिया इसके साथ ना करो। तब ठोस का आयतन निश्चित रहता है, द्रव का आयतन भी निश्चित रहता है, गैस का आयतन भी निश्चित रहता है। यानी कि देखिए, एक बोतल के अंदर जैसे कि हम बिस्लरी की बोतल बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 1 लीटर वाटर होता है। क्या उसकी मात्रा कम हो जाती है? रखे रखे नहीं होती। जब तक हम उसको ड्रिंक नहीं करते तब तक उसकी मात्रा कम नहीं होती। यानी कि द्रव भी जिस कंटेनर में रखा है उतने ही लीटर रहेगा, गायब नहीं होती जब तक कि कोई बाहरी क्रिया उसके साथ ना हो। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही गैस के साथ होता है। जब तक गैस जिस कंटेनर में रखी है, जिस सिलेंडर में रखी है, जब तक वो लीकेज नहीं होता या फिर उसकी गैस को यूज़ नहीं किया जाता पाइपलाइन के द्वारा, तब तक गैस का आयतन कम नहीं होता, जितना रहता है उतना ही बना रहता है। ठीक है, तो गैस का आयतन, ठोस का आयतन और द्रव का आयतन तीनों का निश्चित रहेगा, एक जैसा बना रहेगा। अब तक के सभी पॉइंटों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्पेशली ठोस के लिए तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ठोस जब पढ़ाया था पहली लेक्चर में, जब पहली वीडियो में मैंने ठोस पढ़ाया था तब भी आपको बताया था। ठोसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो आकर्षण बल है। चलो देखते हैं। आकर्षण बल ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, और द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम होता है। अब देखिए, गैस के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी कि कोई भी ठोस की स्ट्रक्चर होती है और उसके बीच में जितने भी अणु मौजूद होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल अत्यधिक लगा होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। इसका कारण ये है कि सभी अणु आपस में पास होते हैं। ठोस में, द्रव में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में तो अनगिनत दूरी होती है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी होती है गैस के अंदर, इसीलिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस के अणुओं के बीच। लेकिन ठोस के अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है और द्रव के अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि द्रव के अणु गति कर लेते हैं और द्रव में बहने का गुण भी पाया जाता है, लेकिन ठोस में ये गुण देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। कारण ये है कि ठोस के अणु चिपके हुए होते हैं और ठोस के अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। और एक बात और कि ठोस के अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से ये कभी भी स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, जबकि गैस के अणु स्वतंत्र रूप से गति कर लेते हैं और द्रव के अणु बहने का गुण रखते हैं। ठीक है, ठोस के अणुओं के बीच दूरी बहुत कम होती है। जो भी अणु है ठोस के स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल जो है उनकी दूरी बहुत कम होगी। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी ठोस के अणुओं से ज़्यादा होती है, यानी कि जो द्रव के अणु हैं ठोस के अणुओं से उनकी दूरी ज़्यादा होगी। द्रव के अणुओं के बीच में जो दूरी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है अपेक्षा ठोस के अणुओं की, ये बोला है। ठीक है, आगे देखिए, गैस के अणुओं के बीच दूरी सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर बात करें गैस के अणुओं की, तो एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, तो दूसरा अणु वहाँ है। न जाने किधर और कैसे ये अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में दूरी सबसे ज़्यादा ही मानी जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हैं, हवा के साथ बहते रहते हैं हर जगह, तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल काम नहीं करता, इसलिए ये स्वतंत्र रहते हैं हमेशा। ठीक है, इसीलिए इनके बीच में दूरी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आगे देखिए अगला गुण है गतिज ऊर्जा। ठोस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। अब गतिज ऊर्जा क्या है? किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जिससे इस पूरे के पूरे मार्कर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया। देखिए, इस जगह आया, इस हाथ में, फिर काइनेटिक एनर्जी इस हाथ से प्रोवाइड की, इस हाथ में आया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पूरे के पूरे मार्कर को अपने हाथ से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि ये गति करने के लिए सक्षम हो रहा है। तो कोई भी पदार्थ जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब आगे देखिए, ठोस के अणु की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि इसके अणु कभी भी गति नहीं कर पाते। द्रव के अणु की काइनेटिक एनर्जी ठोस के अणु से ज़्यादा होती है, हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ठोस के अणु जो हैं वो बहुत जमे, लेकिन द्रव के अणु इनसे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, गैस के अणु सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है। गैस के अणु की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसका मैंने रीजन बताया कि गैस के अणु सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए गैस के अणु की काइनेटिक एनर्जी हमेशा सबसे ज़्यादा मिलती है। गर्म करने पर यदि ठोस को गर्म किया जाता है तो ये पिघलता है।
हमेशा ये पिघलेगा, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जितने भी अणु होते हैं उन सभी अणुओं के बीच में क्या होता है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है ऊर्जा को प्राप्त करके, जिसकी वजह से पिघलना शुरू करता है। तो अब हम द्रव को गर्म करते हैं तो देखते हैं कि द्रव को गर्म करने पर यह उबलने लग जाता है। इसके अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ने लगती है कि ये जिस स्थिर अवस्था में बने रहते हैं वो अपनी जगह से, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर भागने लगते हैं। गैस द्रव के अणुओं के बीच में गर्म करने पर यह फीचर देखने को मिलता है कि जब भी आप किसी पारदर्शी बर्तन में अगर पानी को गर्म करोगे तो उसके अणुओं के बीच में आपको सामान्य रूप से गति दिखाई देने को मिलेगी। वो अणु एक तल, नीचे वाले तल से ऊपर की तरफ भागते हुए दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये होता है कि उनको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है ऊष्मा की वजह से, इसीलिए वो एक तल को छोड़कर दूसरे तल में वाष्पित होने के लिए या दूसरे तल में उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं गैस के अणु ऑलरेडी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लेकर बैठे हैं, अब हम और उनको और ऊर्जा प्रदान करेंगे गर्म करके। तो गैस के अणुओं को गर्म करने पर या गैस को गर्म करने पर वो तेज़ी से फैलती है। उसका रीज़न भी यही होता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी तो सबसे ज़्यादा है, आपने उसको ऊर्जा और प्रदान कर दी तो उसके अणुओं के बीच में काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो गई, उनको गतिज ऊर्जा और अधिक मिल गई। इसकी वजह से वो सभी अणु बहुत तीव्र गति से चारों तरफ फैलने लगेंगे। और यही कारण रहता है तल। ठोस का तल समतल होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि जनरली ठोस की स्ट्रक्चर देखने को पूरे चारों तरफ वातावरण में ऐसी मिलती है कि सभी ठोस ऊट पटांग स्ट्रक्चर से बने होते हैं। उनकी तल की बात करें तो वो समान कभी नहीं होता, समतल कभी नहीं देखा जाता। लेकिन हम उनको मैन्युफैक्चर करके समतल बना दें वो हमारी बात है। ठीक है। स्थिर द्रव का तल समतल होता है। जब किसी बर्तन में यदि द्रव रखा हुआ है तो उसका तल स्थिर ही माना जाएगा। उसके बाहर अगर द्रव को गति करते देखो तो कभी भी उसका तल स्थिर नहीं होता है। गैस का कोई तल नहीं होता, क्योंकि गैस के अणु हमेशा स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल काम नहीं करता, उनके बीच में दूरी अधिक होती है, इसीलिए उनका कोई तल नहीं माना जाता। भले ही आप किसी बर्तन में रख दो तब भी उनका कोई तल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बर्तन के अंदर मौजूद भी वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। उनकी बर्तन की दीवारों से चारों तरफ उसके गैस के अणु टकराते रहते हैं हमेशा। इसीलिए किसी सिलेंडर में या किसी भी लाइटर में अगर गैस भरी हुई देखी आई दे तो वो द्रवित अवस्था में से घूमती हुई दिखाई देती है।